हेलो गाइज, आज हम राजस्थान के प्रमुख जो अभिलेख जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नानसा यूफ लेक। यह भीलवाड़ा के अंदर है और भीलवाड़ा के अंदर नानसा गांव है। उस गांव का तालाब लगा हुआ है। उस तालाब के अंदर ये यूफ लेक पानी के अंदर खड़ा है और यह मालव कुल जो है उसकी जानकारी देता है। इसमें बताया गया है कि मालव कुल में जय सोम के पुत्र सोम की जानकारी बताई गई है। सोम द्वारा षष्ठी रात्र यज्ञ कराया गया, इसकी जानकारी भी इसमें मिलती है। और इसमें बताया गया है कि नानसा यूफ लेक का निर्माण जो है सोम द्वारा कराया गया। जो जय सोम का पुत्र है, जो जय सोम जो है उसका पुत्र जो सोम जो है उसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। इसकी जानकारी इस नानसा यूफ लेक के अंदर मिलती है। इसमें 2-3 बातें याद रखनी हैं। ये कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा में कहाँ है? नानसा के अंदर है। यह किस कुल की जानकारी देता है? यह मालव कुल जानकारी देता है। यह किसने लगवाया? यह जय सोम ने लगवाया। हम नेक्स्ट देखते हैं बड़वासिया लेक। बड़वासिया लेक कोटा के अंदर है। इसका समय 238 ईस्वी बताया गया है और यह मौखरी वंश की जानकारी देता है। इस क्वेश्चन को एक बार RPSC ने पूछ लिया था कि कौन सा शिलालेख जो है वह मौखरी वंश की जानकारी देता है। तो बड़वासिया लेक जो है इसको ध्यान रखना है। यह कोटा के अंदर है, 238 ईस्वी का है और यह राजस्थान का एकमात्र शिलालेख है जो मौखरी वंश की जानकारी देता है। इसके बाद हम नेक्स्ट अभिलेख लेते हैं। घटियाला अभिलेख। घटियाला 861 ईस्वी का अभिलेख है। इसके रचयिता मग नामक व्यक्ति को बताया गया है। इसमें मग जाति के ब्राह्मणों को उल्लेख किया गया है। साथियों, यह एकमात्र अभिलेख है जिसके अंदर मग जाति के ब्राह्मणों को उल्लेख किया गया है। और यह अभिलेख जोधपुर के अंदर है और यह गुजर प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। 700 से 1100 ईस्वी तक राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग पर गुजर प्रतिहार शासकों ने शासन किया और वहाँ उस वंश के अंदर यानी प्रतिहार वंश के अंदर एक शासक हुक्कुक जिसकी जानकारी इस अभिलेख में मिलती है। तो आपसे पूछ सकता है, आपसे क्या पूछेगा? आज पूछेगा घटियाला लेक कहाँ है? ये जोधपुर के अंदर है। यह किस वंश की जानकारी देता है? यह प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। इसके रचयिता कौन है? रचयिता मग हैं इसके। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? इसे मग जाति के ब्राह्मणों को उल्लेख किया गया है। और समय क्या है इसका? इसका समय 861 ईस्वी है। और इसमें पूछ सकता है आपसे, इसमें गुजर प्रतिहार वंश के किस शासक के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ये ध्यान रखना है, इसमें गुजर प्रतिहार वंश के शासक कुक्कुक की जानकारी बताई गई है। इसके बाद हम पढ़ते हैं चाकसू या चाटसू का अभिलेख। यह अभिलेख 813 ईस्वी का है। इसके उत्तीर्णकर्ता जो है यह माइल नामक व्यक्ति को बताया गया है और इसके रचयिता जो है कर्णिक भानु या कायस्थ भानु, दोनों नाम मिल जाते हैं। या तो वह आपके एग्ज़ाम में कायस्थ भानु देगा या कर्णिक भानु देगा। दोनों ही नाम मिलते हैं। तो इसका रचयिता जो है कर्णिक भानु को या कायस्थ भानु को बताया गया है। यदि उत्तीर्णकर्ता की बात करें हम लोग तो इसका उत्तीर्णकर्ता माइल नामक व्यक्ति को बताया गया है।
इसमें गोहिल वंश जो 400 जगह है, वहाँ के जो गोहिल वंश के शासक जो हैं उनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि 400 के जो गोहिल जो थे वह सर्वप्रथम प्रतिहारों के संबंध थे। इसके बाद वे स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, लेकिन प्रारंभिक काल में प्रतिहार जो गुजर प्रतिहार जो है उनके संबंध थे। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कौन सा प्रशस्ति यह उल्लेख करती है, यह बताती है कि गोहिल पहले प्रतिहारों के संबंध थे। चाक्षुष प्रशस्ति यह जानकारी देती है कि गोहिल पहले प्रतिहारों के संबंध थे। इसके अंदर ऐसा उल्लेख किया गया है। अब हम पढ़ते हैं आमेर का शिलालेख। यह 1612 ईस्वी का है। समय ध्यान रखना है इसका। यह आमेर के कच्छ वंश की जानकारी देता है। साथियों, आपसे पूछ सकता है यह आमेर का जो लेख जो है यह किस वंश के बारे में है, तो यह जयपुर के यहाँ आमेर के जो कछवा वंश जो है उसकी जानकारी देता है। इसके बाद हम बात करें जो क्वेश्चन की ओर पूछ लिया है। क्वेश्चन ये पूछता है किस लेख के अंदर कछवाओं को रघुकुल तिलक कहा गया है, तो ये आमेर लेख जो है इसमें कछवाओं को रघुकुल तिलक कहा गया है। ये ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है किस अभिलेख में कछवाओं को रघुकुल तिलक कहा गया है। आमेर के लेख के अंदर कछवा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है। इसके बाद हम देखें कि आमेर शिलालेख जो है इसके अंदर किस शासक की जानकारी मिलती है। इसमें पृथ्वीराज की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर जो भारमल जो है जिन्होंने मुगलों की जिसने मुगलों की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार की, वह भारमल की जानकारी इसके अंदर मिलती है। इसके बाद भारमल के पुत्र भगवंत दास जानकारी मिलती है और भगवंत दास के पुत्र मानसिंह की जानकारी इसके अंदर मिलती है। ये ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है आपसे कि आमेर लेख के अंदर कौन कौन सा जानकारी मिलती है, तो इसके अंदर पृथ्वीराज और पृथ्वीराज के बाद इसके अंदर भारमल के पुत्र भगवंत दास और भगवंत दास के पुत्र जो हैं यह मानसिंह जो हैं, इनकी जानकारी इसके अंदर मिलती है। हम आगे देखते हैं। इस आमेर लेख के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है, ये उल्लेख किया गया है कि जो जमवारामगढ़ जो जयपुर के अंदर एक जगह है, वर्तमान में तहसील है, जमवारामगढ़ जो है वहाँ एक किला बना हुआ है जिसे हम कहते हैं जमवारामगढ़ का किला। जो जमवारामगढ़ किला जो है इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि इसका निर्माण जो है यह राजा मानसिंह ने करवाया, जो कि भगवंत दास के पुत्र थे। यह जानकारी आमेर के लेख में मिलती है। यदि हम बात करें कि आमेर लेख जो है इसकी भाषा या लिपि क्या है, यह संस्कृत भाषा में और नागरी लिपि में लिखा गया है। इसके अंदर 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह किस वंश से संबंधित है, यह गुजर प्रतिहार वंश से संबंधित है। ये ध्यान रखना है। पूछेगा आमेर का लेख किस वंश से संबंधित है, तो यह जयपुर के या आमेर के कछवा वंश से संबंधित है। आपसे पूछ सकता है कि किस अभिलेख के अंदर कछवाओं को रघुकुल तिलक कहा गया है, तो आमेर के लेख के अंदर कछवा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, यह प्रशस्ति जो है यह मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। जो हमारा मेवाड़ गोहिल वंश से या शिशोदय वंश जो है उसके बारे में जगन्नाथ राय प्रशस्ति जानकारी देती है। यह 1652 ईस्वी की है। इसके बाद हम देखें कि ये कहाँ लगी हुई है। यह उदयपुर के अंदर जगन्नाथ राय मंदिर है, उसके मंडप के प्रवेश द्वार पर लगी हुई है। ये भी ध्यान रखना है। जगन्नाथ राय मंदिर कहाँ पर है, यह उदयपुर के अंदर है। तो वहाँ ये शिलालेख या हम कहें प्रशस्ति लगी हुई है, शिलालेख लगा हुआ है। और कहाँ लगा हुआ है, उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर के मंडप के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ है।
इसके बाद देखें इसमें किसकी जानकारी मिलती है। इसमें बप्पा रावल जो कि गोहिल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। बप्पा रावल यानी मेवाड़ वंश के प्रथम प्रतापी शासक बप्पा रावल से जगत सिंह तक की जानकारी इसके अंदर मिलती है। आपसे पूछ सकता है जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है वह कौन से किस शासक से और किस शासक तक की जानकारी देती है। ये बप्पा रावल से लेकर के जगत सिंह तक की जानकारी हमें देती है। और इसके अंदर ये भी ध्यान रखना है, इसमें हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बताया गया है। जो हल्दी घाटी युद्ध जो है 1576 में अकबर के सेनापति मान सिंह तथा यह महाराणा प्रताप भी संपन्न हुआ 18 जून 1576 के अंदर। तो इस युद्ध के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। युद्ध कब हुआ, किस किस बीच हुआ, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद हम देखें कि जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है इसके रचनाकार कौन है, सूत्रधार कौन है। तो इसके रचयिता की बात करते हैं हम लोग, रचयिता कृष्ण भट्ट तेलंग। इसके रचयिता ध्यान रखना है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता जो है यह कृष्ण भट्ट तेलंग, एक ब्राह्मण को बताया गया है। यदि इसके सूत्रधार की बात करते हैं हम, इसके सूत्रधार जो है भाणा और उसके पुत्र मुकुंद को बताया गया है। इसमें क्या ध्यान रखना है, इस प्रशस्ति के अंदर क्या पूछ सकता है, एग्जाम में हमसे पूछ सकता है कि इसके अंदर किसका अभिलेख, किस वंश का अभिलेख है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है यह मेवाड़ वंश की या हम कहें गोहिल वंश की या शिशुदेव वंश की जानकारी देती है। ये शिलालेख कब का है, ये 1652 ईस्वी का है। इसके अंदर ये कहाँ लगा हुआ है, यह जगन्नाथ राय मंदिर की मंडप के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ है। इसमें बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह तक के इतिहास के बारे में बताया गया है। इसमें हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ है, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। ये ध्यान रखने दोनों ही। इसके रचयिता कौन है, रचयिता कृष्ण भट्ट तेलंग है। इस सूत्रधार की बात करते हैं, एक सूत्र भाणा नामक व्यक्ति बताए गए हैं और उसका पुत्र ने इसमें सहयोग किया है लिखने में। इसके बाद हम बात करते हैं राज सिंह प्रशस्ति या राज प्रशस्ति। यह 1676 ईस्वी की है और यह राजसमंद जिले के अंदर राजसमंद जिले की काकरोली तहसील के पास राजनगर में लगी हुई है। साथियों राजनगर जो है यह राजसमंद को कहते हैं और ये कहाँ लगी हुई है, जो राजसमंद झील जो है नौचौकी क्या है, और राजसमंद झील की उत्तरी भाग को हम नौचौकी कहते हैं और वहाँ 25 बड़े बड़े शिलालेखों पर यह प्रशस्ति लगी हुई है। और यह प्रशस्ति जो है यह सबसे बड़ा महाकाव्य बताया गया है, यानी इतना बड़ा है, इससे बड़ा महाकाव्य कोई नहीं है। यदि इसकी रचना की बात करें, राणा राज सिंह के समय रचना की गई। राणा राज सिंह ने इसकी रचना करवाई और कहा जाता है इस बांध का और इस शिलालेख का या प्रशस्ति का जब शुभारंभ करवाया, उद्धरण करवाया, लगभग 60,000 से अधिक लोग वहाँ उपस्थित हुए थे, ऐसा बताया गया है। रचना की बात करें, इसके रचनाकार केवल पूछ लिया है आरपीएससी ने कि राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। इसको ध्यान रखना है कि राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन हैं। रणछोड़ भट्ट तेलंग जो है इसके रचनाकार बताए गए हैं। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें अंत में कुछ पंक्ति हिंदी में भी लिखी गई हैं। और निर्माण कब कराया, कैसे कराया, क्यों कराया। साथ ही कहते हैं कि 1676 के आसपास बहुत भयंकर काल पड़ गया, तो लोगों को राहत देने के लिए अकाल राहत कार्य के तहत इसका निर्माण कराया। इसमें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये प्रशस्ति कब की है। ये प्रशस्ति 1676 ईस्वी की है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद ये कहाँ है, राजसमंद के अंदर है। और राजसमंद में कहाँ है, ये काकोली तहसील के अंदर है। और यह नौचौकी पाल के पास बड़े शिलालेख खूब लगा हुआ है। यानी जो राजसमंद झील जो है उसका उत्तरी भाग जो है उसे हम कहते हैं नौचौकी पाल। और वहाँ 25 बड़े शिलालेखों पर ये गुदी हुई है या लिखी हुई है। और इसका निर्माण राणा राज सिंह के समय किया गया। रचनाकार ध्यान रखना है, इसके रचनाकार जो हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग बताए गए हैं।
और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसमें कुछ पंक्तियाँ जो हैं वह हिंदी में भी लगी हुई हैं, लिखी हुई हैं। और इसका निर्माण जो है अकाल राहत कार्य के तहत राणा सिंह ने करवाया। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख साथियों, जोधपुर के अंदर एक जगह है घोसुंडी। घोसुंडी से आलेख जो है यह द्वितीय शताब्दी से पूर्व का है, यानी द्वितीय शताब्दी जो है उससे भी पहले का ये आलेख है। और यह नगी चित्तौड़गढ़ के अंदर लगा हुआ है और यह संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह गज वंश के बारे में जानकारी देता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है, एक बार पूछ भी लिया आरपीसी ने, कौन सा शिलालेख गजवंश के बारे में जानकारी देता है, तो ये ध्यान रखना है। घोसुंडी शिलालेख गजवंश के बारे में जानकारी देता है। इसमें बताया गया है गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने को उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि गजवंश के शासक सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ कराया। इस बात का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शिलालेख जो है वह गजवंश की जानकारी देता है। घोसुंडी शिलालेख जो है वह गजवंश की जानकारी देता है। इसमें भागवत धर्म के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन आरपीसी ने 2 बार पूछ लिया है। इसमें विष्णु धर्म या भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इस लाइन को ध्यान रखना है कि कई क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस शिलालेख के अंदर भागवत धर्म या विष्णु धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। यह राजस्थान का प्रथम तथा प्राचीन अभिलेख है जिसमें विष्णु धर्म की या भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। और इसमें ये बात बताई गई है कि वासुदेव की पूजा घरों के चारों ओर पत्थर की चारदीवारी बनाई जाती थी। इस बात का उल्लेख इसमें किया गया है। इसमें बताया गया है वासुदेव के जो पूजा घर जो होते हैं उनके चारों ओर पत्थर की चारदीवारी बनाई जाती थी। इस बात का उल्लेख भी घोसुंडी शिलालेख में मिलता है। यानी इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, 4-5 बात ध्यान रखनी है। ये कहाँ है घोसुंडी शिलालेख? नगी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये किस भाषा में है? संस्कृत तथा ब्राह्मी लिपि में है। ये किस वंश जानकारी देता है? ये गजवंश जानकारी देता है। इसमें किस धर्म के बारे में बताया गया है? इसमें भागवत धर्म या विष्णु धर्म के बारे में उल्लेख किया गया है। अब हम पढ़ते हैं मानमुरी का अभिलेख। हमारे चित्तौड़गढ़ जो है, ये चित्तौड़ किला जो है ये मौर्य वंश के द्वारा बनाया गया है और वहाँ मौर्य वंश के शासकों का शिलालेख प्राप्त हुआ है। और इसका समय जो है ये 713 बताया गया है। और यह मानसरोवर तालाब या मानमुरी तालाब, इसकी का नाम मानमुरी तालाब मिलता है। मानमुरी तालाब जो चित्तौड़ के अंदर मानसरोवर तालाब जो है उसके पास से यह कलंजेम स्टोर को प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखना है कि मानमुरी शिलालेख जो है, मानमुरी अभिलेख जो है किसको प्राप्त हुआ? यह कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ था। ये कहाँ प्राप्त हुआ? चित्तौड़ में प्राप्त हुआ। और चित्तौड़गढ़ के अंदर मानसरोवर तालाब जो है वहाँ से ये अभिलेख जो है वह कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ था। साथियों, कर्नल जेम्स टोड अपनी किताब एनाल्स एंड एंटीक्विटीज राजस्थान, ये इसकी बुक है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान एक कर्नल जेम्स टोड की किताब है। इसमें कर्नल जेम्स टोड उल्लेख करता है, ये कहता है कि मानसरोवर तालाब के पास मुझे एक पत्थर का शिलालेख प्राप्त हुआ। मैं उसे समुद्र के रास्ते इंग्लैंड ले जा रहा था। अचानक क्या हुआ, हमारी नाव डूबने लगी, तो नाव डूबे नहीं। इस कारण मैंने पत्थर का शिलालेख वजन अधिक होने के कारण
मैंने उसको समुद्र में फेंक दिया, लेकिन जो बात उसमें लिखी हुई थी उन बातों को मैंने अपनी नोटबुक के अंदर या बुक के अंदर मैंने लिख लिया। इस बात का उल्लेख करता है। यह मौर्य वंश का उल्लेख करता है। इसमें मौर्य वंश के बारे में बताया गया है, यानी राजस्थान का एकमात्र अभिलेख है जिसमें मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इसमें बताया गया है जो मानमूरी तालाब जो है उसका निर्माण जो है धार्मिक भावना से किया गया। इस बात का उल्लेख भी इसमें बताया गया है कि मानमूरी तालाब का जो निर्माण किया गया था वह धार्मिक भावना से किया गया था। यानी आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। इसका समय क्या है? यह अभिलेख जो है 713 ईस्वी का है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? मानसरोवर तालाब के पास प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। ये किसको प्राप्त हुआ? ये कलंजेम टोड को प्राप्त हुआ। इसके बाद इसमें आपसे पूछ सकता है इसमें किस वंश का उल्लेख किया गया है? इसमें मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है। और इसमें ये जो झील जो है जिसे हम मानमौरी झील, मानमौरी तालाब या मानसरोवर तालाब कहते हैं, इसका निर्माण जो है धार्मिक भावना से किया गया। इस बात का उल्लेख भी इसमें किया गया है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं साणेश्वर शिलालेख। साणेश्वर प्रशस्ति यह 953 ईस्वी की है और ये उदयपुर के साणेश्वर नामक शिवालय से प्राप्त हुई है। और इसमें बताया गया है कि उदयपुर के साणेश्वर गांव के अंदर एक वराह मंदिर था जिस मंदिर की व्यवस्था जो है वह मेवाड़ का गोहिल वंश किया करता था। इसमें ये बात बताई गई है। और इसके अंदर उस समय के स्थानीय व्यापार, कर और शासकीय पदाधिकारियों के बारे में भी बताया गया है। इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, 3-4 बातें ध्यान रखनी हैं। यह है कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? साणेश्वर गांव के अंदर है। इसमें वराह मंदिर के बारे में बताया गया है कि साणेश्वर गांव में वराह मंदिर था। साणेश्वर गांव के अंदर वराह मंदिर था। उस वराह मंदिर की व्यवस्था का जिम्मा जो था या व्यवस्थाओं का जो कार्यभार था वह मेवाड़ गोहिल वंश के शासक किया करते थे। यानी सारी व्यवस्था जो मंदिर की होती हैं उन सब का जो व्यवस्था जो थी वह करने का जो कार्य था वह गोहिल वंश के शासक किया करते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख ये शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है कि शिलालेख, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यह शिलालेख 70 ईस्वी का है। यह बिजोलिया गांव, बिजोल जगह जो है भीलवाड़ा के अंदर, वहाँ से प्राप्त हुआ है। और भीलवाड़ा बिजोलिया के अंदर पार्श्व मंदिर के परिसर में एक चट्टान जो है उस पर शिलालेख गुदा हुआ है। यानी ध्यान रखना है बिजोलिया कहाँ है? ये भीलवाड़ा के अंदर है। और जो बिजोलिया शिलालेख जो है ये है बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है। और बिजोलिया के अंदर एक पार्श्वनाथ जय मंदिर है और वहाँ एक चट्टान है। उस चट्टान पर ये शिलालेख गुदा हुआ है। ये किस भाषा के अंदर है? ये संस्कृत भाषा के अंदर है। ये ध्यान रखना है। इसमें कितने पद हैं? इसमें 93 पद हैं। और ये ध्यान रखना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किस वंश की जानकारी मिलती है? इसमें चौहानों की जानकारी मिलती है। इसमें चौहान जो हैं, चौहान जो शासक जो हुए उनके बारे में जानकारी इसके अंदर मिलती है। इसके अलावा इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना है कि आरपीएससी ने पूछ लिया है कि चौहानों को इसमें वत्स गोत्र के विवरण बताया गया है। ये क्वेश्चन बार आरपीएससी पूछता है किस अभिलेख के अंदर, किस शिलालेख के अंदर चौहानों को वत्स गोत्र के विवरण बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख के अंदर चौहानों को वत्स गोत्र का विवरण बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं जो बिजोलिया शिलालेख जो है वह उस तत्कालीन समय की कृषि, धर्म और शिक्षा पर प्रकाश डालता है। ये बताता है कि उस समय कृषि कैसी थी, धर्म कौन को चला करते थे और शिक्षा कैसी थी, इस पर भी यह प्रकाश डालता है। और इसके अंदर बिजोलिया शिलालेख के अंदर जो प्राचीन शहर जो थे उनके नाम बताए गए हैं। जो उस समय का, जो वर्तमान का जालोर जो है वह उस समय जवालीपुर कहलाता था। यदि हम सामर जो वर्तमान सामर जयपुर के अंदर जो है उसे उस समय साकमनी कहा करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं भीनमाल की बात करें
भीनमाल को उस समय श्रीमाल कहा करते थे। यानी जो वर्तमान के जालोर जो है इसी का नाम प्राचीन जबालीपुर है और सामर का शाकंभरी है और भीनमाल का है श्रीमाल। इसकी जानकारी इसके अंदर बताई गई है। इसके अलावा इसके अंदर अन्य जो कस्बे जो हैं वर्तमान के उनके प्राचीन नाम बताए गए हैं। इस पर ध्यान का रखना है। इस शैले के अंदर ये कब का है? ये 1170 का है। इसमें ये कहाँ, ये शैले कहाँ लगा हुआ है? ये बिजोली भीलवाड़ा के अंदर पार्श्वनाथ मंदिर के परिसर में चट्टान पर लगा हुआ है। इसके बाद इसमें ये किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा के अंदर है। और फिर आपको ध्यान रखना है इसमें कितने पद हैं? इसमें 93 पद हैं। और ये किस वंश की जानकारी देता है? ये चौहान वंश की जानकारी देता है, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें जो चौहान जो हैं, चौहानों को वत्स गोत्र का विवरण बताया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं चिरवा शिलालेख। चिरवा गुहिल वंशी शासकों के बारे में जानकारी देता है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, जो चिरवा शिलालेख जो है यह गुहिल वंश के शासकों के बारे में जानकारी देता है। यह चिरवा गांव के मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं, इसमें बताया गया है कि जो ये चिरवा शिलालेख जो है यह गुहिल वंश संबंधित है। गुहिल वंश का इसमें जानकारी मिलती है। यह चिरवा गांव में लगा हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करें, इसमें बताया गया है कि जो चिरवा गांव के अंदर जो मंदिर बनाया गया था उस मंदिर के लिए सहयोग और भूदान जो है मेवाड़ के गुहिल वंश शासकों ने किया था। इस बात का उल्लेख भी इसके अंदर मिलता है। यदि हम आगे बात करें तो इसका जो प्रशस्तिकार जो है ये हैं रतन परब सूरी बताए गए हैं। इसको ध्यान रखना है। ये पूछ सकता आपसे कि चिरवा शिलालेख का जो है प्रशस्तिकार कौन है? ये रतन परब सूरी बताए गए हैं। इसको ध्यान रखना है। सीधा सवाल पूछ सकता है आपसे, चिरवा शिलालेख का प्रशस्तिकार कौन है? तो रतन परब सूरी जो है इसके प्रशस्तिकार बताए गए हैं। लेखक की बात करते हैं हम, पासचंद्र नाम का व्यक्ति जो है इसके लेखक बताए गए हैं। और इसके बाद शिल्पी की बात करते हैं तो इसका शिल्पी देहलन बताए गए हैं। तीनों ही बात बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं चिरवा शिलालेख के अंदर पाशुपत, शैव धर्म और सती प्रथा पर प्रकट डाला गया है। ये शिलालेख उल्लेख करता है कि उस समय पाशुपत धर्म जो है, पाशुपत शैव धर्म जो था उसका प्रचलन था। इस बात का उल्लेख ये शिलालेख करता है। यानी उस समय पाशुपत शैव धर्म उस समय प्रचलन में था। इसके बाद इसमें सती प्रथा के बारे में बताया गया है कि ये शिलालेख बताता है कि उस समय सती प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें ये शिलालेख जो है किस वंश समेत है, किस वंश की जानकारी देता है? चिरवा शिलालेख जो है ये गुहिल वंश की जानकारी देता है। इसमें बताया गया है कि गुहिलों ने चिरवा गांव के अंदर एक मंदिर बनवाया, उसके लिए इन्होंने सहयोग दिया और भूदान किया। इसके प्रशस्तिकार कौन है? रतन परब सूरी इसके प्रशस्तिकार हैं। लेखक कौन है? पासचंद्र है। शिल्पी कौन है? देहलन है। ये सारी जानकारी इसके अंदर मिलती हैं। आगे हम पढ़ते हैं रणकपुर का शिलालेख। रणकपुर शिलालेख जो है ये है रणकपुर के चौमुखा मंदिर में लगा हुआ है। ये भी ध्यान रखना है चौमुखा मंदिर कहाँ है? ये रणकपुर पाली के अंदर है। जो ये मंदिर है चौमुखा, ये रणकपुर पाली के अंदर है। रणकपुर पाली के अंदर ये मंदिर स्थित है। और इस चौमुखा मंदिर में रणकपुर शिलालेख लगा हुआ है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या जानकारी मिलती है? इसे बप्पा रावल से कुंभा तक जानकारी मिलती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रणकपुर शिलालेख जो है कुंभाकालीन है। कुंभा के समय में इसका निर्माण किया गया। कुंभा के समय लिखा गया कि इसमें बप्पा रावल जो कि मेवाड़ के प्रथम प्रतापी शासक कहलाते हैं, और बप्पा रावल से करके कुंभा, महाराणा कुंभा तक का स्थान इसमें लिखा हुआ है। यानी पूछ सकता आपसे। और इसमें कुंभा के विजय के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कुंभा जो था वह चाहे संगीत हो, चाहे साहित्य हो या फिर युद्ध हो, तीनों ही कौशल उसके अंदर उपस्थित थे। उन्होंने जब कुंभा के खिलाफ
मालवा के खलजी और दूसरा शासक जो थे वे संधि उन्होंने कर ली चंपालेर की। तो इसमें उल्लेख मिलता है कि राणा कुंभा ने यानी मालवा गुजरात दोनों की सिख सेना को हरा दिया। इसके अंदर इस बात को उल्लेख किया गया है, यानी कुंभा ने गुजरात तथा मालवा दोनों ही राजाओं की सिख सेना को उन्होंने हरा दिया। इसका उल्लेख इसके अंदर मिलता है। इसके अंदर नाणक मुद्रा का उल्लेख किया गया है और इसका सूत्रधार जो है दीप बताए गए हैं। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, रणकपुर से उल्लेख कहाँ है? ये रणकपुर के जैन मंदिर चौमुखा के अंदर लगा हुआ है। और ये क्या जानकारी देता है? ये बप्पा रावल से कुंभा तक के इतिहास जानकारी देता है। और इसमें कुंभा के जो विजय हैं उनका उल्लेख किया गया है। और इसमें नाणक नामक मुद्रा का उल्लेख किया गया है कि उस समय नाणक नामक मुद्रा जो है थी वह प्रचलन में थी। इसके सूत्रधार जो हैं वे हैं दीपा नामक व्यक्ति बताए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति।